हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और आपका स्वागत है पीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 12 जो है बेसिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी हमने इससे पहले लेसन 11 पढ़ा था, जो हमने बस आखिर गुड एंड सर्विस आया क्यों, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जस्टिस काउंसलिंग के बारे में पढ़ा था। इन छोटी छोटी चीजों के एक तरफ से हम कॉन्सेप्ट जो था वो पढ़ा था कल हमने। आज हम गुड एंड सर्विस की बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे। जैसे सप्लाई क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, जीएसटी से जीएसटी यूटीजीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन सप्लाई क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। स्टार्ट करने से पहले अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी एक वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा और आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहेगा। इसलिए लेट ना करें, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। नाउ मीनिंग ऑफ जीएसटी। आखिर मीनिंग ऑफ जीएसटी, आखिर जीएसटी के मीनिंग क्या है। इससे पहले एक और चीज बता दे रहा हूँ। अगर आपकी बुक, अगर आपकी हार्ड कॉपी है, इसका मतलब अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो मेरे जो वीडियो में अगर कोई भी परसेंटेज, कोई भी टैक्स रेट होगी तो मेरे उस पर ध्यान देते हुए चलेंगे, मेरे टैक्स रेट को ध्यान देते हुए चलेंगे। अगर आप हार्ड कॉपी बुक से पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हैं, कोई पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पीडीएफ जो है वो अगर अमेंडमेंट के साथ है, नई पीडीएफ है, तो उसके रेट को ध्यान देते चलेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देंगे, पीडीएफ को बहुत ज्यादा टैक्स रेट जो है उस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे। मेरे जो है टैक्स रेट वही, क्योंकि मेरी जो पीडीएफ है बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये भी ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम मीनिंग ऑफ जीएसटी। आखिर जीएसटी की मीनिंग क्या होती है। जीएसटी इज अ सिंगल Just is a single unified tax on every value added right from the manufacturing to sale consumption of the goods service। सिंपल से कही गई कि जीएसटी क्या है, एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स है। ये एक तरफ से टैक्स है जो हर एक कंजप्शन गुड्स पे, सेल या कंजप्शन गुड्स पे लगती है, क्या वो गुड्स हो या वो सर्विस हो। नाउ यहाँ पे एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हेंस जीएसटी इज आल्सो लेबल्ड एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड एंड कंजप्शन बेस्ड। अगर हम जीएसटी की बात करें तो पूछा गया कि अगर जीएसटी कौन से बेस्ड पे है, कौन से बेस्ट पे है, तो आएगा कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड भी है और कंजप्शन बेस्ड भी है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हम एक पर्सन है, उसने क्या करा, सप्लाई करा, उसने गुड्स को, मान लिया जाए गुड्स को सप्लाई करा। तो जब ये सप्लाई करा तो ये पर्सन है, मान लिया जाए ये पर्सन है, ये क्या है ए और ये क्या है बी। अब इन्होंने गुड्स को जब सप्लाई करा तो इनके पास जब चला गया, इनके पास जब ये बी के पास गुड्स चला गया, तो इन्हें इस पे क्या करना पड़ा, जीएसटी देना पड़ा। आखिर ये कंज्यूम करे तब भी इन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। और आखिर ये जब भी डेस्टिनेशन इनके पास भी चले जाए तब भी इन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। द एंड कंज्यूमर, ये क्या होंगे, एंड कंज्यूमर होंगे हमारे। ठीक है, तब इन्हें जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड दोनों हमारे जीएसटी है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इज द टैक्स बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। सिंपल सी बात है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन बेस्ड टैक्स बिकॉज ओरिजिन बेस्ड टैक्स इज लिव्ड वेयर द गुड्स आर सर्विस प्रोड्यूस। अब ओरिजिन बेस्ड नहीं है, क्योंकि ओरिजिन बेस्ड का मतलब होता है जहां गुड प्रोड्यूस करा गया, अब जहां गुड प्रोड्यूस करा गया हो वहां नहीं, जहां गुड्स कंज्यूम करा गया हो वहां जीएसटी हमारी लगती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी आखिर क्या है। जीएसटी हमारी डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। नाउ आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे ये दिया है जीएसटी आल्सो अवे विद द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट्स मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स। अब ये टैक्स समझ मान लिया जाए कि एक गुड्स है, इन्होंने क्या करा, इन्हीं को ले लेते, इन्होंने क्या करा कि इन्हें गुड्स दिया, ठीक है, गुड्स इन्हें बेचा, इन्होंने इस पे टैक्स लगा दिया, तो इसकी अगर मान लिया जाए कि 10 रुपीज वैल्यू थी, इस पे 2 रुपीज
टैक्स लग गया तो कितना हो गया 12। अब इन्होंने जब इसे दोबारा किसी और पर्सन को बेचा, किसी और पर्सन को बेचा, फिर इन्होंने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो अब ये 12 रुपए था, 12 रुपए से 2 रुपए और हो गया 14 रुपए हो गया, 2 रुपीज है, ठीक है। तो इस पे क्या हो गया, टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। टैक्स के ऊपर टैक्स, भाई ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। जो सिंपल एक गुड्स 10 रुपए की थी वो 14 रुपए 14 रुपीज की हो गई। तो इस इफेक्ट को भी हमारे जीएसटी ने हटाया था, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था। 11 चैप्टर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ये लिंक में वीडियो में दे दूंगा, वो भी देख लें, या फिर पीएम लॉ क्लास में जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे जाके प्लेलिस्ट है, उस पे देख सकते हैं 11 चैप्टर। तो उसमें मैंने बताया था कि सिंपल सी बात यही है कि भैया cascading effect taxation by providing the comparative and continuous chain of the tax credit at the end of taxing only value added every stage। इसका मतलब हर टाइम जो वैल्यू एडेड है उसमें नहीं होता टैक्स क्रेडिट, हमें मिलता जाता है। हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे कि आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ फाइनल इज borne by the end of consumer as all the party therein the can be extinguished in their respective collection against their respective liability and the tax ऑलरेडी पेड बाय द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल सी बात है, यही कहेगी कि जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैं बता रहा था, इनपुट पे टैक्स बता रहा था कि इन्होंने इसको दिया, इस पे भी टैक्स, इन पे भी टैक्स, तो ये जब टैक्स देते जाते हैं तो इनका भी जो इनपुट टैक्स, जैसे सिंपल सी बात है, यहीं पे एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, 14 चैप्टर में भी मदद होगी। क्या कहा गया कि एक पर्सन है, ठीक है, इन्होंने ये क्या करते थे, शर्ट बनाते थे, कॉटन की शर्ट बनाते थे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो कॉटन होता है उन्होंने इस पर्सन से लिया, कॉटन लिया, तो कॉटन या इन्होंने कॉटन इनसे लिया, तो इन्होंने क्या करा, ये जो ये पर्सन है इन्होंने टैक्स लगा दिया, उस कॉटन पे टैक्स लगा दिया। जब इन्होंने टैक्स लगाया तो इनके पास पहुंच गया। अब इन्होंने उन कॉटन से क्या बनाया, शर्ट बनाया। तो जब इन्होंने कॉटन से शर्ट बनाया तो इसमें कॉटन का जो टैक्स था अब शर्ट का टैक्स दोनों जुड़ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जब ये शर्ट का जो इन्होंने अब ये बेचेंगे, ये इस शर्ट को बेचेंगे, तो ये जब शर्ट्स बेचेंगे तो जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो जो कॉटन का टैक्स इन्होंने दिया उसको माइनस करके कहेंगे। अगर मान लिया जाए कि इन्होंने कॉटन जो खरीदा था वो 10 रुपीज में खरीदा था, ठीक है, इस पे इन्होंने 2 रुपीज टैक्स दिया था। और जब इन्होंने कॉटन को शर्ट में चेंज करके उन्होंने शर्ट बेचा, और जिससे शर्ट बेचा वो कंज्यूमर से जीएसटी ले ली इन्होंने। अब जीएसटी जब ली तो अब जीएसटी इन्हें, सेलर है, सप्लायर है, तो इन्हें जीएसटी पे करनी है। तो ये जब जीएसटी पे करेंगे उसमें से 2 रुपीज माइनस करके ही जीएसटी पे करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब जो हमने इनपुट पे टैक्स दिया उसको वापस लेना, क्रेडिट। आई होप आपको समझ आ गया हो। ये था बस छोटा सा इसमें फंडा। नाउ आगे चलते हैं। नाउ द डुअल जीएसटी मॉडल, सिंपल सी बात कही गई कि हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो डुअल जीएसटी मॉडल है। ये भी ध्यान देते हुए चलेंगे कि हमारे जो जीएसटी है वो डुअल जीएसटी मॉडल है। नाउ इंडिया adopted a dual GST model where the tax imposed concurrently by the state, central and state। सिंपल सी बात है, डुअल इसलिए कहा गया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स लगा सकते हैं। फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल the GST is equally divided between the central and state। किसके लिए, इंट्रा स्टेट के लिए। ध्यान दे दो चलेंगे, इंट्रा स्टेट पे जो भी, इसका मतलब विद इन अ सिटी कोई भी सेल होता है, विद इन स्टेट कोई भी सेल होता है, उस पर इंट्रा स्टेट टैक्स लगता है, और उसे हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल में और स्टेट में। देन इंटर स्टेट सेल्स में जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आईजीएसटी बोलते हैं। इसका मतलब एक शहर से दूसरे शहर, दिल्ली से मुंबई गुड्स गया, इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो यही आईजीएसटी जो लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा जाएगा। नाउ आगे चलते हैं। CGST, SGST, UTGST and ICGST। GST is a destination based tax का बता दिया गया था, applicable on all the transaction involving the supply of good or service for a consideration and the comparison of GST
CGST and lived by the central government and state government lived by the central government। सिंपल सी कहा गया कि जितने भी जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन उस पर टैक्स लगता है, उस पर टैक्स लगता है। अगर सीजीएसटी लगता हो, अगर सीजीएसटी लगता हो तो लिव्ड लगाया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगर एसजीएसटी लगता है तो लिव्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स लिव्ड बाय द यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा लगा जाता है? यूनियन टेरिटरी के द्वारा ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड एंड सर्विस। इंट्रास्टेट मतलब अगर दो से अब अगर विद इन किसी यूनियन टेरिटरी, मान लिया जाए कि यूनियन टेरिटरी हमारी क्या है? लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है। और लद्दाख के ही अंदर हम कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के अंदर, उसी विद इन लद्दाख के अंदर अगर कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पे जो टैक्स लगेगा उसे हम यूटी जीएसटी का नाम देंगे, यूटी जीएसटी का नाम देंगे। मगर और किसी यूनियन टेरिटरी से और किसी यूनियन टेरिटरी पे अगर कोई गुड्स ट्रांसफर होगा तो उस पे आईजीएसटी लगेगा, उस पे आईजीएसटी लगेगा। सिंपल। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। Now, the GST is lived under the CGST Act 2013, UTGST Act 2017 and is applicable to the Union Territory। अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, इन सब पे यूटीजीएसटी लगती है। यूटीजीएसटी लगती है अगर इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है। नाउ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड पुदुचेरी नाउ, ये पहले क्या था? पौंडीचेरी था। जीएसटी इज लिव्ड अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेशन। सिंपल सी बात कही गई कि जो भी हमारी दिल्ली है और पुदुचेरी है इस पे कभी भी यूटीजीएसटी नहीं लगती। हालांकि यूनियन टेरिटरी है मगर इस पे यूटीजीएसटी नहीं लगती और इस पे एसजीएसटी लगती है। क्यों? क्योंकि इनका एक अपना लेजिस्लेचर है, क्योंकि इनका अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए इस पे यूटीजीएसटी नहीं लगती, एसजीएसटी लगती है ना। एक और बात बताता हूँ, ये इस साल का ये भी क्वेश्चन था, इस साल का ये भी एक क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट है जिसपे यूटीजीएसटी नहीं लगती, तो हमारा क्या था? पुदुचेरी। नाउ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज बीन union territory. The recognition took effect from the Dadra October 2019. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are the merged into single territory. दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों क्या हो गए? एक यूनियन टेरिटरी हो गए। सो चलते हैं आगे, आपको समझ आ गया होगा। नाउ बता दिया मैंने, इंटरस्टेट क्या करते हैं? जो भी टैक्स कलेक्ट होता है इन दोनों के बीच बांट दिया जाता है और आईटीजीएसटी लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिव्ड होता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिव्ड होता है, लगाया जाता है। नाउ power to levy on the GST has been enforced by the Article 246A of the Constitution। जैसे बताया गया था कि जो GST लगेगी वो अकॉर्डिंग टू 246 लगेगी। दिस वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 एक्ट 2016। 101st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसे ऐड करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था। जीएसटी is lived on the all goods and service except the alcoholic liquor for human consumption, crude, डीजल, पेट्रोल, एटीपी एंड नेचुरल गैस, इन सब पे जीएसटी नहीं लगती, ये आपको हमने बता रखा है। नाउ आगे चलते हैं, ये नीचे भी वही चीज दे रखी है। Therefore, the excise duty continue। अब कहा जाएगा कि एक्साइज ड्यूटी अभी भी किस पे लगती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? तो आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ ध्यान देंगे, manufacturer on production of petroleum, crude, high diesel, speed diesel, petrol, natural gas, aviation turbine fuel, intrastate sale of the same is subject to GST and UTGST। अगर इंटरस्टेट है तो भैया सेंट्रल लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर इंटरस्टेट है तो वेट लगेगा ही लगेगा। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पेट्रोल, जितने भी पेट्रोल से लिक्विड से रिलेटेड है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फ्यूल हो गया, इन सब पे क्या लगती है? सीजीएसटी वेट लगती है। नाउ
अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे ध्यान देंगे SED, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लिव्ड एंड मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ह्यूमन कंजप्शन, जो हमारी शराब है, वाइन है, इन सब पे स्टेट लगाता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है ऑन द इंटरस्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू CGST एंड UT वेट। नाउ अब बात करते हैं टैबेको। टैबेको जीएसटी लिव्ड ऑन द टैबेको, क्या इस पे टैबेको ही ऐसा प्रोडक्ट है, टैबेको या टैबेको सब्स्टिट्यूट ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे अभी भी बहुत सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड GST दोनों लगाए जाते हैं। याद रखने की चीज है ये तीनों चीजें याद रख लेना। यहाँ पर गौर करना है सेंट्रल स्टेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। आउटसाइड बता दिया गया कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ कौन है, पेट्रोल है, प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक लिक्वर है, ह्यूमन कंजप्शन इज कैप्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। नो अब बात करते हैं टैक्सेबल इवेंट। आखिर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, इसका मतलब हमें कब पता चलेगा कि हमें टैक्स लगेगा, हमें कब पता चलेगा कि टैक्स कब लगाना चाहिए। नाउ द क्रक्स ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम इज द इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच लाइबिलिटी टू चार्ज टैक्स है, मतलब कब हमारी जो लाइबिलिटी है टैक्स लगाने की कब स्टार्ट होगी, ये हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है एज अ टैक्सेबल इवेंट। ना उस चीज की हम बात करते हैं। Now, good and service tax with the introduction and the process of summing of the summing of the act has been overcome many of the shortcoming of the legacy system to one of them being a definition of the taxable event। सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट था वो था एक टैक्सेबल इवेंट बताना, टैक्सेबल इवेंट बताना कि आखिर टैक्सेबल इवेंट होता क्या है। टैक्सेबल इवेंट होता क्या है, द multitude of the tax law had prevailed earlier, the central excise sales tax, service tax, weight are were the prone to ambiguity and the contravention of which has been overcome to great extent by the comprehensive approach or definition laid down by GST। अब इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें जैसे सेंट्रल एक्साइज थी, सेल टैक्स था, वेट था, इन सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, समझने लायक नहीं हुआ करता। एम्बिग्युइटी मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब जो समझा नहीं जा सकता, कंट्रोवर्सी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती थी। इन सबको कम करने के लिए हमारी जीएसटी लाई गई, हमारी जीएसटी लाई गई। नाउ अब taxable event is a in GST is the supply of good or service rather than sale, manufacturing, production of good and provision of service। अब इन्होंने कहा कि जब हम कोई भी गुड्स सप्लाई कर दे रहे हैं, आपको पता होगा सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स किसी को एक तरफ से दे देते हैं, एक तरफ से दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तभी टैक्स लग जाता है, तभी टैक्स लगे जाता है। वो अभी बेचा हो नहीं बेचा हो, प्रोडक्शन हुआ हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे लगता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे लगता नहीं है, तो जो सेल करी गई, जो सप्लाई करेगी गुड्स की, सेल नहीं करी गई, हमें कंसिडरेशन नहीं मिला गया, सप्लाई एक तरफ से कर दी, तभी जीएसटी लगना चालू हो जाता है, तभी जीएसटी लगना चालू हो जाता है। सो टैक्सेबल इवेंट हमारा क्या है, सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, सिंपल। नो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। आखिर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है, जीएसटी को कैलकुलेट करने का कोई सबसे बड़ा झंझट नहीं है। हमें यही करना है कि जीएसटी जो कैलकुलेट होगी, जीएसटी जो हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी हमारी अमाउंट होगी, मान लिया जाए कि कोई गुड्स है उसकी 30 रुपीज अमाउंट है, उस पे क्या कर रहे हैं कि 5% टैक्स लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है, तो क्या हो गया 30 प्लस 5 कितना होगा इसका 5%, 1.5 रुपीज, तो यहाँ पर 30.5 रुपीज, ये हमारी जीएसटी लग गई। इतने में जो गुड्स होता है उतने में सेल करा जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे जीएसटी कैलकुलेट करा जाता है, जितनी अमाउंट होगी वो और जितना उस पर टैक्स रेट होगा वो, सिंपल। नाउ अब एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग, अब कोई भी गुड्स मान लिया जाए कि यही हमारी गुड्स है, इस पे इंक्लूडिंग आ रहा है, तो हम कितना जीएसटी लगा ये कैसे पता करेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, सिंपल सी फॉर्मूला है, अलग कर दे रहा हूँ इसे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें क्या है कि पहले जीएसटी इंक्लूडिंग अमाउंट, ठीक है, अपॉन में
1 प्लस 18 अपॉन में 100। अगर परसेंटेज हो, जितनी परसेंटेज लग रही है वो यहाँ देंगे, जीएसटी रेट है, सॉरी मिटा दे रहा हूं मैंने सीधा आंसर ही लिख दिया। जीएसटी रेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमारे इंक्लूडिंग आए, कोई भी हमारी जीएसटी एक्सक्लूड करने की अमाउंट आए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे मैं सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे इन्होंने सॉल्व करा है। ठीक है, क्या करा इन्होंने, सिंपल सी कहा गया कि फॉर एग्जांपल जीएसटी इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज 100 180 एंड द जीएसटी रेट इज 80। तो सिंपल सी कहेगा कि पहले हमें अमाउंट लेना है, क्या है जीएसटी इंक्लूडिंग अमाउंट, क्या है 180 100 180, फिर 1 अप प्लस जीएसटी रेट इनटू में 100, 1 प्लस जीएसटी रेट इनटू में 100। तो यहाँ पे 1 प्लस 18 अपॉन में 100 हो गया, सिंपल। ना, आई होप आपको समझ आ गया हो। ये हो गया हमारी अमाउंट। अब ये क्या करा कि अब आगे चलेंगे, 180 इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.181, ठीक है। अब 180 अपॉन में 1.80 हमारा जो होगा वो हो जाएगा 100 रुपीज, 1000 रुपीज। इसका मतलब जीएसटी रेट जो अगर इस पे हम 80% लगाए जब जाके 1180 होगा, तो ये जो हमारे एक्सक्लूडिंग अमाउंट है वही 1000 रुपीज है। समझ आ गया होगा आई होप। तो ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है, ऐसी हमें कैलकुलेट करना है। नाउ द जीएसटी एक्सक्लूडिंग अमाउंट एंड द 180 1000 हो गया, कैलकुलेट ऑन द ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड द नोट एमआरपी। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे ट्रांजेक्शन अमाउंट पे करेंगे, जो ट्रांजेक्शन अमाउंट कर रहे हैं, जो हम जो अमाउंट कोई भी सेल कर रहे हैं तो उस पे जो हमें कंसिडरेशन मिल रहा है उस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। कभी भी प्रोडक्ट के एमआरपी पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि जो एमआरपी होती है वो इंक्लूडिंग टैक्स होती है ना। जीएसटी अगर 180 हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर इंट्रा स्टेट है तो 90 रुपीज हम जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को और 90 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की, कुछ डेफिनेशन की। नाउ बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में हमें सबसे एक ही चीज याद रखते हुए चलना है, सेक्शन। क्या याद करते हुए चलना है, सेक्शन। जैसे 2 क्लॉज 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डेफिनेशन गुड्स की दे रखे। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल आपको प्रॉपर्टी का मतलब पता होगा, कोई भी गुड्स जिसे मूव कर सके, जिसे मूव कर सके उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, कभी भी कभी भी गुड्स में इंक्लूड नहीं होता मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूडेड actionable claim, growing crops, grass, things attached to or forming part of land which are agreed to be served before the supply or under the contract of supply। इन्होंने कहा कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम आपको पता होगा कि जिससे हमें कोई भी चीज पे करनी हो, जैसे प्रोमिसरी नोट हो गए, प्रोमिसरी नोट हो गए, चेक हो गए, डिमांड, हमें एक डेट पे करना है, उसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स आपको पता है, ग्रास भी पता है आपको, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, मान लिया जाए ये जमीन है, ये जमीन में यहाँ पे क्या है, घास उगे हुए हैं, यहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से गुड्स है, ये भी एक तरफ से गुड्स है। कब, जब इन्हें सेल करा जाए, जब इन्हें सेल करा जाए, इन्हें काट के सेल करा जाए किसी भी बिफोर द सप्लाई या फिर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारे गुड्स कहलाएंगे, ये भी हमारे गुड्स कहलाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 52। नाउ मनी की बात करते तो 2 क्लॉज 75 मनी। मनी मींस एनी लीगल टेंडर, हम सिंपल लैंग्वेज में मनी को यही कह लेंगे कि पैसे, हमारे पैसे। मगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मनी मींस द लीगल टेंडर, इंडियन लीगल टेंडर, एनी फॉरेन करेंसी भी है, चेक भी है, प्रोमिसरी नोट भी है, बिल ऑफ चेंज भी है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी है, ड्राफ्ट भी है, पे ऑर्डर भी है, ट्रैवल चेक भी है, मनी भी है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल
और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस से भी है। अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द Reserve Bank of India used as a consideration to the settle obligation or exchange with the Indian legal tender of another denomination, but shall not include any currency that is both numismatic value। सिंपल सी बात कही गई कि कोई भी ऐसी मनी जिसके हम बदले में दे सके। मान लिया जाए एक गुड्स खरीदी किसी ने, ए है, इन्होंने क्या कर दी, बी से गुड्स कर दी, बी से गुड्स खरीदी, तो बी ने इन्हें गुड्स दिया और इन्हें क्या करा, इन्हें मनी डॉलर में दे दिया, मान लिया जाए $10 में दे दिया, तब भी ये मनी ही कहलाएगी, तभी ये मनी कहलाएगी क्योंकि ये फॉरेन करेंसी है। मगर कोई भी ऐसी लीगल टेंडर जिनका नोमिस्टिक वैल्यू हो, करेंसी हो, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 75। नाउ सिक्योरिटी, अगर आप सेकंड मॉड्यूल भी पढ़ते हैं तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन पता ही होगी, वैसे हम बता दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ जीएसटी, security shall have meaning the assigned to subsection H of section 2 Security Contract Regulation Act 1956। उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में 2 क्लॉज एच में, जिसमें कहा गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर जो भी होते हैं, डिवेंचर स्टॉक होते हैं, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर इन द और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल सी कहेगी, कोई भी स्क्रिप्ट हो गया, कोई भी शेयर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कोई भी स्क्रिप्ट हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, या फिर डिवेंचर स्टॉक हो गया, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड यूनिट हो गया, असेट्स, फिर से कलेक्टिव यूनिट हो गया, ये जितने भी नेचर है किसी भी इनकॉर्पोरेट कंपनी के या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के, उन्हें शेयर्स में इंक्लूड करा जाता है। डेरिवेटिव, आपको पता होगा डेरिवेटिव एक तरफ से असेट्स ही होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और के ड्राइव करी जाती है। मान ली जाए कि हमारा जो सेंसेक्स है, ठीक है, वो हमारी, अगर ये बढ़ता है, इंडेक्स है, ये बढ़ता है, तो इसकी जो डेरिवेटिव है, अगर ये बढ़ता है तो इसकी वैल्यू भी, इस डेरिवेटिव की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इनको क्या कहा गया कि इनसे रिलेटेड डेरिवेटिव किसी असेट से अपनी वैल्यू डराइव करता है, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कोई भी यूनिट इशू करी गई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, कोई भी स्कीम है, ये पता चलेगा। अगर मैंने वीडियो बना भी रखी है, हमारा जो 15 चैप्टर है मॉड्यूल 6 का, सेबी जो है हमारा, उसका 15 चैप्टर है, मैंने बना रखी है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है, इन सब चार चीजों के बारे में। सिक्योरिटी रिसिप्ट कोई भी हो, यूनिट हो, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट राइट इनहेरिटेड देयरइन शैल बी डिक्लेयर्ड द गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटी, और कोई भी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट द्वारा घोषित कर दी गई, बताई गई कि ये हमारे सिक्योरिटी है और सेक्शन 2 क्लॉज एच में इंक्लूड करा जाता है, उसे हम सिक्योरिटी मानेंगे। नो एक्शनेबल क्लेम, मैंने ऊपर बताया था कि एक्शनेबल क्लेम होता है क्या है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1 of GST Act say that actionable claims shall have the meaning assigned to section 3rd of Transfer of Property Act 1882। ना इन्होंने कहा कि एक्शनेबल क्लेम, जो हमारा एक्शनेबल क्लेम है, उसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 3rd में। सो सेक्शन 3rd आखिर बोलता क्या है, अब द एक्शनेबल क्लेम मींस क्लेम टू एनी डेट, इसका मतलब कोई भी डेट का दावा करना, कोई भी डेट का मांगना, या फिर अदर एंड डेट सिक्योर बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर हाइपोथेटिकेशन मतलब होता है कि प्लीज दो चीजों का कोई भी दो क्लेम हो, जैसे लाइन हो, इंटरेस्ट हो, मॉर्टगेज हो, इन सब का मिलावट हाइपोथेटिकेशन कहलाता है। देन प्लेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी either actual or constructive of claimant which the civil court recognize and affording grant for the relief with such debt or beneficial interest existence accruing conditional or contingent, इन सबको एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी क्लेम ऑफ द डेट को हम क्या कहेंगे, एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। नाउ अब बात करते हैं सर्विस की। सर्विस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1
according to section 2 clause 102 of CGST Act, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सिंपल सी बात कहेगी कोई भी गुड्स, जिसे हम सर्विस, हर एक गुड्स को छोड़ के जो भी चीज है उन्हें सर्विस कहा जाता है, मनी भी सिक्योरिटी भी। गुड्स, मनी और सर्विस, सिक्योरिटी को छोड़ के हर एक चीज सर्विस में इंक्लूड करी जाती है। बट इंक्लूडेड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, कोई भी एक्टिविटी जिससे यूज करके, मान लिए गए जैसे मैं क्या गया, मैंने कहा कि भैया मैं जा रहा हूं किसी वाटर पार्क में। अब वाटर पार्क में गया मैंने, तो वहां पानी थोड़ी ना लेके आया, मैं गया वाटर लेके आ गया अपने घर में, नहीं, वहां मैंने कोई गुड्स नहीं करते, मैंने फीस पेमेंट करी, मान ली जाए कि 500 पर पर्सन मैंने फीस पेमेंट करी, और उस वाटर पार्क में मैं खूब मजे करा, नहाया, टिम बार्थ ली, घूमा फिरा, बहुत कुछ करा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक्टिविटी करी, किससे, यूज ऑफ मनी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस कहलाएगा, ये हमारा सर्विस कहलाएगा। द इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड, और कोई भी कन्वर्जन बाय कैश करा गया अदर एनी मोड फ्रॉम फ्रॉम करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अब यहाँ पे एक और चीज इन्हें बता दे रहा हूं मैं, इन्होंने क्या बोला कि सिंपल में कहा गया है कि सिंपल सी बात कहेगी, कोई सी भी any conversion by cash or any other mode from one form currency or denomination। अब मान लिया गया कि मैं गया मैं गया किसी के पास, मैंने कहा कि भैया मेरे पास $100 है, $100 है, आप मुझे क्या करिए, $100 के बदले में आप मुझे रुपीस दे दीजिए, $100 के रुपीस दे दीजिए, इसका मतलब 7,400 रुपये, आज की करेंसी के अकॉर्डिंग चले 74 रुपीज चला है। सो इतने रुपीज मिले। अब जिन्होंने ये मुझे, मान लिया जाए इन्होंने मुझे डॉलर के बदले मुझे 7,400 रुपए थे, इन्होंने कहा कि अब मैं दे तो दूंगा, मगर आपको उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है ले लेना, कितना लगेगा, 100 रुपए, 150 रुपए। तो ये भी एक तरफ का सर्विस है। जब अगर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है किसी चीज के लिए, चेंज करने के लिए वन फॉर्म से टू अनदर फॉर्म, तभी कंसिडरेशन कहलाएगी। अगर इन्होंने कहा कि आप मुझे 100 रुपए, इसके 100 का 7,400 दे दीजिए, तो इन्होंने दे दिया, इसमें कोई सर्विस नहीं कहलाएगी। जब इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किस पे करा, इस 7,400 पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया, तभी सर्विस कहलाएगी, नहीं तो एक एक्सचेंज ऑफ मनी कभी भी सर्विस नहीं कहलाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। नाउ आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गया हो ना। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखा है, सर्विस इंक्लूड अ ट्रांजैक्शन इन मनी बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी में हो रही है, जैसे मैंने वाटर पार्क का बताया कि कोई भी मैं ट्रांजैक्शन सर्विस ले रहा हूँ, उसके बदले मैं पैसे दे रहा हूँ, तो वो ट्रांजेक्शन किस में कर रहे हैं, मनी में। मीनिंग thereby that if transaction is done without any separate charge कंसिडरेशन नो सर्विस। अब कोई भी है, जैसे यहाँ पे अगर ये उन्होंने पैसे बदले, जो एक्सचेंज करवाया $100 का 7,400 रुपीज, अगर इन्होंने सेपरेट चार्ज, ये 100 रुपए सेपरेट चार्ज नहीं लिया, तो ये सर्विस नहीं कहलाएगा। अगर इन्होंने सेपरेट चार्ज लिया तभी वो सर्विस कहलाएगा। दूसरा यहीं पे दे रखा है कि बट द ट्रांजेक्शन इन मनी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम one form to another form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged there it is a service। जो separate consideration अगर चार्ज करी गई है तभी वो हमारी सर्विस कहलाएगी, नहीं तो वो सर्विस नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, कंसिडरेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 consideration is supply of good or service or both include कंसिडरेशन रिलेशन टू मीन्स इनका अगर कोई भी हम गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड लेते हुए एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, अभी दिया गया है या फिर आगे चल के होगा, वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ whether by the recipient or by the any other person but shall not include subsidy government by central government। सिंपल सी बात कही गई कि ये है पर्सन,
ये है दूसरे पर्सन, इन्होंने गुड्स दिया, गुड्स दिया, ये है गुड्स इनका, इन्होंने गुड्स इन्हें ट्रांसफर कर दिया। फिर इन्होंने क्यों ना इस गुड्स के बदले, इन गुड्स के बदले इन्होंने गुड्स दिया हो, कोई गुड्स दिया हो या फिर मनी दिया हो, तो ये क्या कहलाएगी, कंसिडरेशन। क्यों ना वो गुड्स दिया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर मनी हो, या फिर अदरवाइज कोई और चीज हो, इनकी गुड्स की फेवर अगेंस्ट में मिल रहा है, तो उसे हम कंसिडरेशन कहेंगे। मगर कोई भी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, सब्सिडी आपको पता ही होगा कि जो एक तरफ से छूट जो होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं करी जाएगी हमारी कंसिडरेशन में ना। द मॉनेटरी वैल्यू फॉर एनी act or forbearance in respect of the response to or for inducement of the supply of goods or service, both whether received by the or any other person, but shall not include any subsidy given by the central government। और कोई भी मॉनेटरी वैल्यू, कोई भी मॉनेटरी किसी एक्ट के लिए दी गई हो, किसी भी रिस्पेक्ट के, किसी भी रिस्पॉन्स में, तो उसे भी हम इंक्लूड करेंगे कंसिडरेशन में। बस कोई भी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई हो, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस का ये जो डेफिनेशन है, हम ये 15 चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें छोटा सा दे रखा है, आप फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर जो 15 चैप्टर में उसमें यही डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी गई है, तो उसे हम बहुत ध्यान से गौर करेंगे, यहाँ रहने देते हैं ना। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। आखिर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई होता क्या है। नाउ जेनिक मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, या फिर गुड हो या सर्विस हो, एंड इंक्लूड agreeing to supply when the supply is not for consideration, is for a consideration, and include course or furtherance of business as defined under section 7 of the especially provide for the inclusion of following 8 classes of transaction। सिंपल सी बात कही गई कि सप्लाई जो है, कोई भी सप्लाई करी गई हो, वो या फिर गुड्स की सप्लाई करी गई, या सप्लाई की सर्विस करी गई, या फिर एग्री टू सप्लाई, इसका मतलब अभी नहीं करेंगे, हम आगे चल के आगे करेंगे। किसी भी कंसिडरेशन के लिए कोई उसे कंसिडरेशन अगेंस्ट में मिलना चाहिए, उसे हम सप्लाई कहेंगे। नाउ अब इन्होंने कुछ एक ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उन्हें सप्लाई में इंक्लूड करा जाता है। सिंपल, पहला सेल, अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं, उसे भी सेल में इंक्लूड कहा जाएगा। जैसे सेल इज अ लॉफुल, परमानेंट या फिर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन अ गुड और फॉर मनी कंसिडरेशन अंडर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सच एज द नो राइट आर लेफ्ट बिहाइंड विद द ट्रांसफर। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर या एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे अगर ये एक टीवी है भैया, इन्होंने इस टीवी को बी को दे दिया और बी ने इन्हें कंसिडरेशन दे दिया इस टीवी के बदले, तो ये क्या कर दिया, जो इसका टाइटल है एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया बी को कि भैया ये आपकी टीवी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ से सेल हो गया। नाउ ट्रांसफर इज लॉफुली कन्वेज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और एक कोई भी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को देना, कन्वे मतलब होता है एक तरफ से ट्रांसफर ही होता है, देना है at the consent form of the transfer and the capacity of transfer need not be present although all the other things of the lawful contract are induced in combined। अब इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी ट्रांसफर, किसी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा है, उसे भी हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे सेल इंक्लूड करा गया, सप्लाई में ट्रांसफर भी। अब इन्होंने कहा कि भैया वो ये जरूरी नहीं कि उस ट्रांसफर का कंसेंट है या फिर उस कैपेसिटी है उस ट्रांसफर की। इसका मतलब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये कहा गया है कि अगर जिसे प्रॉपर्टी अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को रखने के लिए। इसका मतलब मेजर होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों पर्सन होने चाहिए उस प्रॉपर्टी को रखना। तो वो चीज हम ध्यान नहीं देंगे। सिंपल सी बात ये कहेगी, इन दोनों को चीजों को छोड़ के जो हर एक इंग्रेडिएंट है उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो ध्यान देते अगर करा गया है तो उसे हम ट्रांसफर कहेंगे। बार्टर आपको पता होगा, गुड्स के बदले गुड्स, अगर ए है और ये बी है,
इन्होंने क्या करा कि इन्हें जरूरत थी फ्रिज की, इन्हें जरूरत थी फ्रिज की और इन्हें जरूरत थी भैया टीवी की। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्रिज दे दिया, इन्होंने टीवी दे दी अपनी। तो ये भी एक तरफ का क्या कहलाया, सप्लाई का, क्योंकि कंसिडरेशन मिल तो रहा है, कंसिडरेशन मिल तो रहा है, टीवी के बदले फ्रिज, फ्रिज के बदले टीवी, तो ये भी हमारी सप्लाई में इंक्लूड करा जाएगा। नाउ एक्सचेंज की बात कर ले। एक्सचेंज इज द वेयर द कंसिडरेशन इज स्टिल नॉट इन मनी बट in a form of movable property, in form of movable property. Similarly to barter, exchange also involve two supply given at the given that the land and the completed building is excluded from the supply. Exchange would be supply whose consideration movable property and object of the supply if may be goods or service. सिंपल सी कही गई कि एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज है जो मनी में तो नहीं है, मनी में तो नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में करी गई है, इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में करी गई है, उसे भी हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, वो भी सप्लाई कहलाएगा। लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि जैसे अब मानना चाहता हूं कि ए है, ये करना चाहते हैं भैया शादी, ये करना चाहते हैं शादी। अब इन्होंने क्या करा कि शादी करने के लिए, इन्होंने शादी करने के लिए एक मैरिज हॉल, भैया बहुत बड़ा मैरिज हॉल बुक करवाया इन्होंने, मैरिज हॉल बुक करवाया। तो जो मैरिज हॉल का ऑनर है, जो मैरिज हॉल का ऑनर है, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये हॉल दे तो दूंगा, बुक तो कर दूंगा, बुक कर दूंगा, आपको उसके बदले मुझे 25,000 रुपीज देना पड़ेगा, 25,000 देना पड़ेगा। तो इन्होंने ऑनर ने क्या करा, कंसिडरेशन के बदले जो ये प्रॉपर्टी है, मैरिज हॉल है, वो यूज करने के लिए देते, वो यूज करने के लिए दे दिया। यूज खत्म होते ही इस प्रॉपर्टी का, इसका मतलब शादी होते ही भाई साहब की शादी होते ही ये प्रॉपर्टी वापस ऑनर की हो जाएगी, ऑनर की हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक तरफ से ऑनर ने भी इन पर्सन को, मान लीजिए एक को इन्होंने एक लाइसेंस दे दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक तरफ का सप्लाई होता है, सप्लाई होता है। नाउ रेंटल, रेंटल इज लीज, सिंपल सी बात है, रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी क्या हो गया, एक तरफ से यूज, इसकी एक तरफ से लीज है, ये भी एक तरफ का लीज है कि आप मेरे प्रॉपर्टी यूज करिए, आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको जितना भी खर्चा, मतलब प्रॉपर्टी यूज करने का जो भी पैसा होगा आप मुझे दे देना। तो ये भी एक तरफ का क्या हो गया, क्या हो गया, ये भी एक तरफ का सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पर एक कुछ है कि मैं बता रहा हूँ मोबाइल प्रॉपर्टी में, जैसे आपने क्या, मान ली जाए बैटरी, बैटरी होती है, इन्वर्टर जो होते हैं, इन्वर्टर। अब यहाँ पे ए है, बी भी है। अब ए कहे कि मुझे बी ने, ए ने बी से कहा कि आप मुझे इन्वर्टर दे दे, इन्वर्टर दे दे, इन्वर्टर का मुझे यूज करना है, मेरे घर में बिजली नहीं आ रही। तो बी ने कहा ठीक है मैं दे तो दूंगा, आपको उसके बदले मुझे 500 रुपए पर डे देना पड़ेगा, पर डे देना पड़ेगा। इन्होंने कहा, ए ने कहा चलिए ठीक है, ठीक है, आपने दे दिया। तो यही हम जो इन्वर्टर है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और इसके बदले इन्हें कंसिडरेशन भी मिल गया। तो ये क्या है, एक तरह का रेंटल है, और ये सप्लाई में इंक्लूड करा जाएगा, इसे भी सप्लाई कहा जाएगा। नाउ लीज, आपको पता होगा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के यूज करने, राइट टू यूज करने का अगर देता है लीज, आपको पता होगा कि एक तरफ से मान लिया जाए ए है, बी है, बी है, ए ने कहा, बी जाके ए से कहते हैं कि भैया मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, घर चाहिए। ए ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, उसके बदले आपको मुझे 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे पर मंथ। तो इन्होंने क्या कहा कि लीज दे दिया उस मोबाइल प्रॉपर्टी का, आप यूज करें, 1 महीने रहे, 1-2 महीने रहे, 1 महीने से ज्यादा रहना होता है लीज में, 1 महीने से ज्यादा रहना होता है लीज में। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है लीज दे देते, और इन लीज के बदले, रहने के बदले आप मुझे 20,000 रुपीज भी दे देना। तो ये क्या हो गया, एक तरफ का सप्लाई हो गया, एक तरफ का सप्लाई हो गया। लास्ट इज डिस्पोजल, डिस्पोजल इज सेल या फिर ट्रांसफर बट property that does not possess merchantable warranty. Articles that are not merchantable are not fit for sale, but trade does take place for a reason. That supplier dispose of article withdraw ascribing any worth, but recipient accept the for the some instruct value that is able to extract or obtain. सिंपल सी कहेगी, ना वो सील है, ना वो सील है, ना वो
सेल है जो फिट फॉर सेल नहीं है, जो फिट फॉर सेल नहीं है, जो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और कोई सा भी गुड्स उन्होंने किसी को पर्सन को दे दिया, किसी पर्सन को दे दिया किसी पर्पस के लिए, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, वो हमारा सप्लाई कहलाएगा, वो हमारा सप्लाई कहलाएगा। तो 8 चीजें थी। 8 चीज में क्या क्या था? सबसे पहले हमारा था सेल, फिर था ट्रांसफर, ठीक है, फिर था लीज, रेंटल, लाइसेंस, ठीक है, डिस्पोजल, डिस्पोजल, बार्टर। ये सारी क्या चीजें हैं? ये हमारी सेल सप्लाई में इंक्लूड करी जाती है। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो इन पे जीएसटी लगता है, या वो सर्विस के फॉर्म में हो या फिर वो गुड्स के फॉर्म में हो। ठीक है, तो चलते आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 की। सप्लाई इज अ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या फिर टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी एक्ट। द मीनिंग ऑफ सप्लाई इन टर्म ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एंड इज अंडर। इन्होंने कहा कि जो सप्लाई है अंडर सेक्शन 7 में डिफाइन करा गया, अंडर सेक्शन 7 में डिफाइन करा गया है। तो फॉर पर्पस ऑफ द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई और सर्विस, बोथ सेल, ट्रांसफर, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of the business, furtherance of business supply include करा जाएगा। import of service for consideration whether or not course or furtherance of business and activity specified in the schedule 1 जिसे हम deemed सप्लाई भी कहते हैं, डीम्ड सप्लाई भी कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, उसे भी सप्लाई में इंक्लूड करा जाता है, उसे भी सप्लाई में इंक्लूड करा जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, where the certain activity or transaction constitute supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated as the supply of goods या फिर supply or service as referred to in section शेड्यूल 2 में ये बताया गया है कि किन किन चीजों को हम सप्लाई कहते हैं, किन किन चीजों को हम सप्लाई कहते हैं, वो शेड्यूल 2 में बताया गया है, तो हम उसकी बात भी करेंगे। नाउ अब क्लॉज सेक्शन सबसेक्शन 2 की बात करें तो नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, इसका मतलब जो कुछ भी सबसेक्शन में दिया हुआ हो उन सबको इग्नोर करते हुए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का मतलब होता है, नॉट विथ एनीथिंग का मतलब होता है ओवरराइड करना, ओवरराइड करना मतलब जो भी सब सेक्शन 1 में दिया है उसे इग्नोर करते हुए चलेंगे, हम उसे इग्नोर करते हुए चलेंगे। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज अ पब्लिक अथॉरिटी may be notified by the central government or recommendation of council shall treated as neither supply of good और नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल, इन्होंने कहा कि जो भी जितने भी सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, सबसेक्शन में 1 में दिया उसे ओवरराइड करते, उसे इग्नोर करते हुए जो भी हमारे सेक्शन शेड्यूल 3 में और भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड करा गया कि जिसे हम सप्लाई नहीं कहेंगे, जिसे हम नाइदर ट्रीट एज ए नाइदर सप्लाई ऑफ गुड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ आई होप आपको समझ आ गया हो। नाउ सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 11A2, the central government on the recommendation of council spy by the notification transactions that are treated as a supply of good or service nor as a supply of service, supply nor a supply of goods। सिंपल। नाउ ये सारी चीजें थी जो सप्लाई में इंक्लूड करी जाती हैं। आगे चलते हैं। डोनेशन रिसीव बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्यू प्रो क्यू, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब कोई भी डोनेशन, मतलब ये एक चैरिटेबल है, जिसने मान लिया जाए चैरिटेबल अगर नाम ले तो मान लिया जाए बीएम चैरिटेबल है, बीएम चैरिटेबल है। एक पर्सन आते हैं, बी पर्सन आते हैं, इन्होंने इसे डोनेट करा, इन्होंने क्या करा, मान लिया जाए 20,000 रुपीज डोनेट करा। अब डोनेट जब बी ने करा तो इन चैरिटेबल से इन्हें कुछ मिला नहीं, चैरिटेबल से इन्हें कुछ मिला तो नहीं ना।
चैरिटेबल से इन्हें कुछ मिला नहीं तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। यहाँ पे बताया गया है कि एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंसिडरेशन इज क्यू प्रो क्यू समथिंग रिटर्न डोनेशन रिसीव बाय the charitable institution. Donation received by charitable organization are treated as a consideration only if they exit quo pro quo, that is there is obligation on the part of recipient of donation or gift to any do anything supply. इन्होंने कहा कि जो अगर तभी सप्लाई कहा जाएगा, तभी सप्लाई कहा जाएगा अगर बी ने कुछ सप्लाई करा है और बी को चैरिटेबल से कुछ कंसिडरेशन में मिल रहा है, कंसिडरेशन में मिल रहा है, तभी वो सप्लाई कहा जाएगा, नहीं तो नहीं सप्लाई कहा जाएगा, नहीं तो सप्लाई नहीं कहा जाएगा। वही चीजें ये भी दे रखा है, नीचे भी वही चीजें दे रखा है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल 1। शेड्यूल 1, ये तीनों शेड्यूल दिमाग में बैठा के चलना है कि शेड्यूल 1 जो है हमारा किसके बारे में बात करता है, डीम सप्लाई की। शेड्यूल जो हमारा 2 है वो सप्लाई की बात करता है, और जो हमारा शेड्यूल 3 है वो नाइदर नोर सप्लाई की बात करता है। और कोई भी चीज जो उसके अंदर शेड्यूल 3 के अंदर हो रही हो वो ना ही सप्लाई कही जाएगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी, ना सप्लाई ऑफ गुड्स कही जाएगी। शेड्यूल 2 में बता रखा है सप्लाई कही जाएगी, और शेड्यूल 1 में बता रखा है हम उसे डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ये तीनों शेड्यूल अपने दिमाग में बैठा के चलना है भैया, ठीक है। तो ये करते हैं हम डिलीट, इन सबको पढ़ते हैं आगे। नाउ देयर आर द फ्यू ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है विच इवन विदाउट कंसिडरेशन आज कंस्ट्रक्टेड एज सप्लाई आल्सो नोन एज अ डीम्ड सप्लाई इज स्पेसिफाइड। अब हमने जब सप्लाई सेक्शन 7 में पढ़ रहे थे, सेक्शन 7 में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भी सेल हो, कोई भी ट्रांसफर हो, कोई भी बार्टर हो, उसके बदले में हमें कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए तभी वो सप्लाई कहा जाए। उसी में हमने 1A में पढ़ा था कि भैया शेड्यूल 1 में जो दे रखा है क्यों ना वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा तब भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, तब भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। तो वही ये चीजें विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तब भी हम उन्हें सप्लाई कहेंगे, इसलिए हम इन्हें डीम्ड सप्लाई कहेंगे, इसलिए हम इन्हें डीम्ड सप्लाई कहेंगे। सो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैड बीन अवेल ऑन द सच। कोई भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है या फिर डिस्पोजल कर रहा है और बिजनेस असेट्स, कोई भी बिजनेस असेट्स को, और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बता दिया मैंने, जो इनपुट टैक्स दिया है उस पर इनपुट टैक्स जो दिया है उसको वापस ले लिया है, उसे हम क्या कहेंगे, उस असेट्स को क्या कहेंगे, हम सप्लाई कहेंगे, डीम्ड सप्लाई कहेंगे। नो ये सब चीज पढ़ने से अच्छा मैं सीधा नीचे आता हूं, इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूं। परमानेंट transfer disposal of business assets where input tax credit has been availed on a such assets in order to qualify supply under this para following condition need to be satisfied. There must be disposal transfer of business assets की बात हो रही है। ट्रांसफर जो है परमानेंट होना चाहिए और ITC must have been availed on the such बिजनेस है। पहला इन्होंने क्या कहा कि देखते हुए चलेंगे कि जो डिस्पोजल ट्रांसफर है वो बिजनेस एसेट्स होना चाहिए, वो ट्रांसफर डिस्पोजल जो है वो परमानेंट होना चाहिए और ITC अवेल होना चाहिए, तभी वो हमारा डीम्ड सप्लाई कहलाएगा, तभी हमारा वो डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। नाउ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 उसे भी हम डीम्ड सप्लाई कहेंगे। अब ये डीम्ड सप्लाई जो है रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ रिलेटेड पर्सन। सो रिलेटेड पर्सन इंक्लूड द लीगल पर्सन आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन आर ऑफिसर हो या फिर डायरेक्टर हो ऑफ द किसी बिजनेस का, बिजनेस लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, या फिर थर्ड पर्सन कंट्रोल ऑन होल्ड मोर देन या फिर 25% वोटिंग शेयर ऑफ बोथ देम, या फिर वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द अदर, any third person control the both of them, या फिर 10% together control third person, और person are member of same family, sole agent, sole distributor, sole consignation of the other। ये सारे क्या है, रिलेटेड पर्सन है। ये सारे क्या आपको इसमें क्या आप समझा रहे हैं, इसमें बस बता देना है कि आपको
पढ़ के ही पता चल जाता होगा कि कौन रिलेटेड पर्सन कहलाता है, कौन रिलेटेड पर्सन कहलाता है। यहाँ पर मेन क्या है, डिस्टेंट पर्सन की डेफिनेशन भी आ सकती है अंडर सेक्शन 25 की डिस्टेंट पर्सन कैसे कैसे। अ पर्सन who has obtained is required to obtain more than one registration whether in state or union territory or more than one state or union territory shall inspect of each such register be treated as a distinct person। अब मान लीजिए ए है, इनका मुंबई में भी बिजनेस है, दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, हर जगह बिजनेस है इनका, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इनका बिजनेस है। तो अब इन्होंने क्या करा कि हमारा जो जीएसटी है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब अगर इन्हें कोलकाता में है तो इन्हें कोलकाता में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनका मुंबई में है तो मुंबई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चेन्नई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सिंपल उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। वो कहा जाएगा पर्सन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। इन एक को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे, इन्हें हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25। नाउ